दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा प्रदेश की संकल्पना का विकास पर आधारित है। इसके पहले हमने जो है प्रदेश की संकल्पना के बारे में दिया था और आज जो है उसी से, चूंकि मैंने जो पिछला वीडियो दिया वो बीए सेमेस्टर 6 के लिए महत्वपूर्ण है, उसी से संदर्भित ये बीए सेमेस्टर 6 का है पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूं, जो प्रदेश की संकल्पना का विकास से संबंधित है, अर्थात एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने जो है ढेर सारी बातों को लिखा है ताकि आपके दिमाग में जो है अच्छे से मेरे बात समझ में आ जाए। तो चलते हैं एक एक करके, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझते चलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको जो है प्रदेश की संकल्पना का विकास को जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं यहाँ क्या कहता है कि प्रदेश की संकल्पना का क्रमिक विकास भूगोल के संकल्पनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, अर्थात भूगोल की संकल्पना का जो क्रमिक विकास है, क्रम वाइज 1 2 3 या सिस्टम वाइज जो है, वही कह रहा है कि प्रदेश की संकल्पना का क्रमिक विकास भूगोल के संकल्पनात्मक अर्थात कॉन्सेप्चुअल विकास से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? हमारा संकल्पनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में स्ट्रेबो महोदय क्या कह रहे हैं, इनकी बातों को स्पष्ट करते हैं। स्ट्रेबो महोदय द्वारा एक लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है विश्व का बृहद भूगोल। तो स्ट्रेबो ने विश्व का बृहद भूगोल सहित 1800 वर्ष के पहले, यह बात समझने की है कि स्ट्रेबो महोदय ने जो किताब लिखा, वो किताब का क्या नाम था? विश्व का बृहद भूगोल। और 1800 के पहले लगभग सभी कार्यों में राजनीतिक इकाइयों का सीमाओं को ही प्रदेश की सीमा माना जाता था, अर्थात प्रदेश की सीमा किसे माना जाता था? सभी राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को ही प्रदेश की सीमा मानी जाती थी। ये स्ट्रेबो विश्व का बृहद भूगोल, कौन सा किताब? विश्व का बृहद भूगोल। उसके अलावे 1800 वर्ष में जो किताबें लिखी गई, लगभग सभी कार्यों में, उन सभी कार्यों में क्या होता था? राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को ही प्रदेश की सीमा माना जाता था। समझने की आवश्यकता है, प्रदेश की सीमा, यहाँ देखिए प्रदेश की सीमा किसे माना जाता था? ये हमारे राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को है, राजनीतिक इकाइयों के सीमाओं को है। और उसके साथ साथ स्ट्रेबो के द्वारा लिखित विश्व का बृहद भूगोल और जितने भी 1800 ईस्वी तक जो है जो लिखे गए थे किताब, सभी को जो है ये राजनीतिक इकाइयों की सीमा को ही प्रदेश की सीमा माना जाता था। स्पष्ट हुआ? आगे चलते हैं। अब 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 17वीं शताब्दी में लिखित जो फ्रेडरिक बुशिंग महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रेडरिक बुशिंग, ये फ्रांसीसी विद्वान है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेडरिक बुशिंग कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रेडरिक बुशिंग फ्रांसीसी विद्वान थे जो 17वीं सदी में क्या लिखा? नवीन प्रादेशिक भूगोल को लिखा। नवीन प्रादेशिक भूगोल में भी जो है हमारे फ्रेडरिक बुशिंग महोदय ने 17वीं सदी में यही स्थिति को बतलाया कि सही बात है कि सभी कार्यों में राजनीतिक इकाइयों की सीमा को ही प्रदेश की सीमा माना जाता है। अब 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मन भूगोलवेताओं ने राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को प्रदेश की सीमा मानने पर आपत्ति कर दिया। अब 18वीं शताब्दी की बात आ गई। अब जर्मन भूगोलवेताओं ने क्या बोल दिया कि राजनीतिक इकाइयों की जो सीमा को प्रदेश की सीमा माना जाता है, किसको? राजनीतिक इकाइयों की सीमा को प्रदेश की सीमा माना जाता है, मैं इस पर सहमति नहीं दे सकता हूं। किसने कहा? जर्मन भूगोलवेताओं ने। क्यों कहा? क्यों सहमति नहीं दिया? सहमति नहीं देने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमेशा युद्ध और शांति की स्थिति बनी रहती थी। युद्ध और शांति की स्थिति अभी क्या, बहुत पहले से जो है बनी हुई है। तो हमेशा युद्ध और शांति की स्थिति बने रहने के कारण पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक सीमा, जो हमारा पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक सीमा थे, वो क्या हो जाते थे?
तुरंत तुरंत जो है ये बदल जाया करते थे। इसलिए जर्मन भूगोलवेताओं ने जो है राजनीतिक इकाइयों की सीमा को प्रदेश की सीमा मानने पर जो है सहमति नहीं दिखाई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इस कठिनाई से बचने के लिए अब तो मामला आ गया परेशानी की कि संधि और युद्ध के कारण पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक सीमा में क्या हो रहा है, फेरबदल हो रहा है। इसलिए हम जो है राजनीतिक इकाइयों की सीमा को प्रदेश की सीमा नहीं मानेंगे। तो समाधान तो चाहिए। तो समाधान निकालने के लिए दो महत्वपूर्ण विद्वान आए। तो दो महत्वपूर्ण विद्वान में जो कठिनाई से बोला कि नहीं कठिनाई से निकलना होगा, तो एक लेजर महोदय और दूसरा बुआक महोदय। लेजर और बुआक ने विशुद्ध भूगोल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कौन सा विशुद्ध भूगोल? राइन ज्योग्राफी। ठीक है, ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि नहीं ये जो मामला जो चल रहा है इसको मैं शुद्ध करने का काम करता हूं। तो उसमें क्या कहा कि भौगोलिक विवरण प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर आधारित होगा। किसने कहा? लेजर और बुआक ने कहा कि मैं जो विशुद्ध भूगोल के द्वारा ये राजनीतिक इकाइयों की सीमा को प्रदेश की सीमा मानने पर जो गड़बड़ी चल रही है, इसे मैं विशुद्ध भूगोल के आधार पर मैं इसे प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं। वो क्या कहे कि भौगोलिक विवरण प्राकृतिक इकाइयों पर कैसा होगा? आधारित होगा। जो हम देंगे वो हमारा भौगोलिक विवरण हमारा प्राकृतिक इकाइयों पर आधारित होगा। अब बुआक महोदय की बातें आ गई है। तो बुआक महोदय ने कैसे जो है इसको विभाजित किया ये देखते हैं। बुआक महोदय ने पृथ्वी को अर्थ को पर्वतीय क्षेत्रों में, किसमें? बुआक महोदय ने पृथ्वी को पर्वतीय क्षेत्रों में तथा नदी बेसिन में विभाजित किया। क्या बोला कि नहीं मैं जो विभाजित कर रहा हूं वो पर्वतीय क्षेत्र होगा एक, और दूसरा नदी बेसिन होगा, इसमें मैं विभाजित कर रहा हूं। और महासागर को, यहाँ पर क्या है ये महासागर को मैं छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर रहा हूं, ताकि जो है प्रदेश की संकल्पना को समझने में गड़बड़ नहीं हो। अब बुआक महोदय के बाद कई विद्वानों की चर्चा मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, जिस पर ध्यान से आप देखेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन के अंतर्गत बुआक के बाद गेटेरर महोदय ने भूगोल का सारांश को लिखा। क्या लिखा? भूगोल का सारांश को लिखा। कब? 1775 ईस्वी में। और उसमें क्या है कि भूगोल का सारांश में विश्व को प्राकृतिक इकाइयों में बांटा है। किसने बांटा? गेटरर ने भी जो है, गेटरर महोदय ने भी विश्व को प्राकृतिक इकाइयों में बांटा, जो अपना पुस्तक भूगोल का सारांश 1775 ईस्वी में लिखा। लेकिन यूरोप को पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप में बांट दिया। ये जो यूरोप था उसे दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी यूरोप में और दूसरा पश्चिमी यूरोप के भागों में, दो भागों में बांटा। अब गेटरर महोदय के बाद होमोयर महोदय की पुस्तक राइन ज्योग्राफी फ्रॉम यूरोपा, जो 1810 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और इसमें क्या किया इन्होंने कि भौगोलिक विवरण जो था नदी बेसिन वार प्रस्तुत किया। क्या? भौगोलिक विवरण नदी बेसिन वार को जो है अपने पुस्तक में होमेयर महोदय ने प्रस्तुत किया। अब आते हैं जियोन महोदय की बातों पर। तो जियोन महोदय ने किसका? गेटरर और होमेयर, ये दोनों का अनुसरण किया कि जो गेटरर महोदय ने कहा कि प्राकृतिक इकाइयों को मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं, यूरोप को पूर्वी और पश्चिमी भागों में। और होमेयर की पुस्तक जो है उसमें क्या था कि भौगोलिक विवरण नदी बेसिन वार प्रस्तुत किया गया। इसी का समर्थन जियोन महोदय ने कर दिया। ठीक है, अब 19वीं सदी की बात आ रही है। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध की बातें आ गई, ध्यान से देखेंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किसने? रीटर महोदय ने प्रदेश की संकल्पना को नया आयाम और आधुनिकता देने का श्रेय प्राप्त किया। अब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि किसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
प्रदेश की संकल्पना को नया आयाम और आधुनिकता देने का श्रेय प्राप्त किया। तो ये हमारे रिटर महोदय थे। अब 19वीं सदी में ही बात कर रहा हूं मैं। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में, कब 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में विडाल डी ला ब्लास महोदय, ये ब्लास महोदय की चर्चा आ गई। तो विडाल डी ला ब्लास महोदय ने उचित ढंग से, नियमित ढंग से इसे विकसित किया। किसे? एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन को जो है उचित ढंग से विकसित किया। और इस समय क्या था, फ्रांस तथा यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों की सांस्कृतिक दशाएं कैसी थी? भिन्न थी। यूरोप और फ्रांस की अधिकांश जो है क्षेत्रों की सांस्कृतिक दशाएं भिन्न थी। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश में रहने वाला मानव समाज स्थानीय तथा उनका लक्षण ग्रामीण होना चाहिए। क्या बातें कहा उन्होंने कि किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों का सामाजिक स्थानीय तथा उनका लक्षण ग्रामीण होना चाहिए। जो मानव रह रहा है उसका जो है समाज कैसा होना चाहिए? स्थानीय होना चाहिए। और उसका जो लक्षण है वो ग्रामीण होना चाहिए। उसके अनुसार, किसके अनुसार? विडाल डी ला ब्लास महोदय के अनुसार खदान, आवास, ऊर्जा के स्रोत तथा यंत्र अधिकांश संसाधन स्थानीय रहने के कारण ऐसे प्रदेश प्रायः स्वावलंबी हुआ करते हैं। 20वीं शताब्दी में आरंभ में ही संपूर्ण यूरोप में, कहा? संपूर्ण यूरोप में खनिजों पर आधारित भारी उद्योग यंत्र आधारित अर्थव्यवस्था प्रचारित हो गई। ठीक है, यह समझने की बात है कि क्या है कि खनिजों पर आधारित भारी उद्योग यंत्र आधारित जो है अर्थव्यवस्था का जो है प्रचार प्रसार कहाँ हो गया? हमारा जो है ये यूरोप में हो गया। कब? 20वीं सदी में। यहाँ स्पष्ट हुआ। अब यहाँ पर बातें आ रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थान पर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था उसके स्थान पर औद्योगिक तथा नगरीय अर्थव्यवस्था की प्रधानता हो गई। यहाँ प्रश्न आएगा कि 20वीं शताब्दी में यूरोप में किसकी प्रधानता हो गई, किसके जगह में? तो यहाँ जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले थी, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जगह में औद्योगिक तथा नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रधानता हो गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ कहता है क्या कि जहाँ पूर्वाभास की बात है, पूर्वानुमान की बात है, तो इसका पूर्वाभास, इसकी जानकारी जो है ब्लास महोदय को जब 1915 में एल्सेस तथा लॉरेंस प्रदेश की, कहा? एल्सेस तथा लॉरेंस प्रदेश का वर्णन जो कर रहे थे हमारे विडाल डी ला ब्लास महोदय, उसी समय उनको जो है ये हो गया था पूर्वाभ्यास। क्या कि जो हमारा यूरोप का जो है अर्थव्यवस्था जो है प्रचारित हो रहा है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जगह में औद्योगिक तथा नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रधानता हो जाएगा। ये जो है हमारा इसका पूर्वाभास ब्लास महोदय को हो गया था। आगे चलते हैं। अब ब्लास महोदय से संबंधित जब यहाँ बातें आ गई तो ब्लास महोदय की चर्चा लाजमी है कुछ ना कुछ करना। तो ब्लास महोदय के पद चिन्हों पर, क्योंकि ब्लास महोदय ने जो है इस संकल्पना को पहले भी बतलाया, तो ब्लास महोदय के पद चिन्हों पर या उनके नेतृत्व में अपने देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विशिष्ट जीवन पद्धति, जो स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ की विवेचना की। ये जो है हमारा ये यूरोप की बातें हो रही है, तो किसके पद चिन्हों पर या नेतृत्व में जो है ये काम हुआ? ब्लास महोदय के पद चिन्हों पर या ब्लास महोदय के नेतृत्व में ही अपने देश के विभिन्न भागों में जो पाए जाने वाली कैसी पद्धतियां थी? विशिष्ट जीवन पद्धति, स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ की जो है विवेचना की गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैं डीप करके लिख दिया हूं कि मानव प्रकृति क्या है? मानव प्रकृति अंतरक्रिया द्वारा विकसित जीवन पद्धति युक्त क्षेत्र को ब्लास महोदय ने क्या चीज की संज्ञा दिया? ये पेज की संज्ञा दिया। अब आएगा प्रश्न कि पेज क्या है या पेज की संज्ञा किसने दिया? तो पेज की संज्ञा विडाल डी ला ब्लास महोदय ने दिया। किसे दिया? मानव प्रकृति अंतर प्रक्रिया द्वारा विकसित जीवन पद्धति युक्त क्षेत्र को, किसको? मानव प्रकृति अंतर क्रिया द्वारा विकसित जीवन पद्धति युक्त क्षेत्र को
ब्लास महोदय ने पेज की संज्ञा दी और यही ब्लास महोदय के पद चिन्हों और नेतृत्व के आधार पर जो है हमारा ये इंडस्ट्री जो हमारा और नगरीकरण जो हुआ हमारा, उसका जो है क्या हुआ कि विकास में जो है इनका योगदान रहा। इन्हीं के इशारे पर जो है कहा जाए काम हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है, यहाँ 1905 की बातें हो रही है, तो 1905 में इंग्लैंड में विश्व को प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर विभाजित किया गया। एक नंबर का पुनः क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि 1905 में इंग्लैंड में जो हमारा प्रादेशिक विभाजन हुआ, तो उसका विभाजन किसके आधार पर हुआ? इससे जो है विश्व को प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर जो है विभाजित किया गया। स्पष्ट कि इंग्लैंड में विश्व को प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर विभाजित 1905 ईस्वी में किया गया। अब यहाँ पर जर्मन भूगोलवेता हिटलर महोदय की बातें आ गई, तो जर्मन भूगोलवेता हिटलर महोदय ने भी विशिष्ट प्रदेशों का सीमांकन पहचान की प्रक्रिया में आनुवंशिक, अर्थात यहाँ आनुवंशिक की बात आ गई। क्या कह रहा है कि जर्मनी में हिटलर महोदय ने विशिष्ट प्रदेशों का सीमांकन या पहचान की प्रक्रिया आनुवंशिक अर्थात कार्य कारण संबंध युक्त तत्वों के सापेक्षिक महत्व पर बल दिया कि ये जो है हमारा किस पर आधारित होगा? आनुवंशिक या उसका कार्य कारण संबंध युक्त तत्व के सापेक्षिक महत्व होगा। इस आधार पर जो है मैं बल देता हूँ विशिष्ट प्रदेश को सीमांकन के लिए। 25 के बाद की बातें आ रही है। 1925 के बाद प्रादेशिक समन्वयन विचारधारा के काल में, कहाँ कब बात है? प्रादेशिक समन्वयन विचारधारा के काल में ही प्रदेश की अवधारणा तथा प्रदेशीकरण की वस्तुनिष्ठ पद्धति की समीक्षा की आवश्यकताओं पर विद्वानों ने क्या कर दिया? बल दे दिया। अब यहाँ पर बातें आ गई कि किस पर विद्वानों ने बल दिया? तो विद्वानों ने क्या किया कि प्रदेश की अवधारणा तथा प्रदेशीकरण की वस्तुनिष्ठ पद्धति की समीक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। कब? 1925 ईस्वी के बाद में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि वर्तमान समय में 1913 तथा 1929 के बीच कब की बातें हो रही है? 1913 तथा 1929 के बीच में पेशार्ज महोदय ने, कौन विद्वान का नाम? पेशार्ज महोदय ने प्रदेश संकल्पना को सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से विकसित किया। यहाँ भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ गया कि प्रदेश संकल्पना को सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हमारे पेशार्ज महोदय थे। वो कब का समय की बात को कह रहा है? 1913 तथा 1929 के बीच के जो है बातें कह रहा है। अब आते हैं हम लोग 1929 की बातें, 1929 के बाद की बातें चलेंगे। तो 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद कब? 1929-30 की आर्थिक मंदी के बाद प्रादेशिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश की प्रादेशिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए आर्थिक तत्वगत प्रदेशों जैसे विभिन्न महाद्वीपों के कृषि प्रदेशों के सीमांकन की ओर भी ध्यान दिया गया। कब? जब हमारे 1929 और 30 में आर्थिक मंदी का दौर से जो है गुजर रहा था, उसके बाद के समय में प्रादेशिक विकास की आवश्यकताओं को देखा और आर्थिक तत्वगत प्रदेश जैसे विभिन्न महाद्वीपों के कृषि प्रदेशों के सीमांकन की ओर ध्यान दिया और बाद में भूगोल को विज्ञान के रूप में पहचान दिलाने के उत्साह में प्रादेशिकरण में तत्वों का वर्गीकरण के समक्ष विशेष प्रकार का वर्गीकरण माना गया। क्या कि भूगोल को विज्ञान के रूप में हमें पेश करना है, तो हमारा जो है वीडियो देखिएगा, ज्योग्राफी एज ए साइंस, भूगोल विज्ञान कैसे है उसे मैंने विस्तार पूर्वक जो है दिया है। तो यहाँ कह रहा है कि भूगोल को विज्ञान के रूप में पहचान दिलाने के उत्साह में प्रादेशिकरण में तत्वों के वर्गीकरण के समक्ष विशेष प्रकार का क्या मान दिया? वर्गीकरण मान दिया। अब 1956 की बातें आ रही है, तो 1956 में रोनाल्ड्स महोदय ने क्या कहा कि प्रदेशों का सीमांकन वास्तव में वर्गीकरण की ही एक प्रक्रिया है। आएगा क्वेश्चन कि प्रदेशों का सीमांकन
वास्तव में वर्गीकरण का ही एक प्रक्रिया है। यह बातें किसने कही? तो ये हमारे रोनाल्ड महोदय ने कहा। कब कहा? 1956 ईस्वी में कहा। 1962 ईस्वी में बुग्गी महोदय ने स्थान को दूसरे विद्वानों की तत्वगत इकाइयों के समक्ष माना। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि स्थान को दूसरे विद्वानों के तत्वगत इकाइयों के समक्ष किसने माना? बुग्गी महोदय ने माना। बुंगी महोदय कब? 1962 में। आगे चलते हैं कि अब यहाँ पर है प्रादेशिकरण में, जो हमारा प्रादेशिकरण है रीजन, उसमें क्या है कि प्रादेशिकरण में सांख्यिकीय विधियों को भी अपनाया गया। जो हमारा प्रादेशिकरण है उसमें क्या क्या विधि का अपनाया गया? सांख्यिकीय विधियों को भी जो है सहारा लिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकतावाद की लहर कमजोर होने लगी। कब? प्रादेशिकरण में सांख्यिकीय विधियों का जो है जब प्रभाव थोड़ा कम हुआ, तब वैज्ञानिकता की बातें आई, तो वैज्ञानिकतावाद की भी लहर जो है क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। और कमजोर होने के बाद वैज्ञानिकतावाद की लहर कमजोर होने के बाद भी जो है प्रदेश निर्माण की आवश्यकताएं बनी रही। ऐसा नहीं कि प्रदेश निर्माण की आवश्यकता जो है कम हो गई, ऐसी बात नहीं होगी। वैज्ञानिकतावाद की लहर कम होने के बाद भी प्रदेश निर्माण की आवश्यकताएं बनी रही। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्रांतिकारी की बात आ रही है, रेडिकल, है ना? तो प्रदेश निर्माण की आवश्यकता क्रांतिकारी भूगोलवेताओं के भी महसूस होने लगा। अब क्रांतिकारी भूगोलवेता भी ऐसा महसूस करने लगे कि नहीं, प्रदेश निर्माण की आवश्यकता जो है होनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आज जो है मूल बातों से आपको अवगत कराया। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।